हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत एक एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एमआरआई, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आपने एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में पढ़ लिया। एक्सरे और सीटी स्कैन में हम बॉडी के अंदर के इमेज को देखने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं, लेकिन एमआरआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। एमआरआई एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव के हेल्प से अंदर के ऑर्गन और टिश्यू को क्लियर करके दिखाती है। अब आप सोचिए, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा पार्ट किस चीज़ से बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा आई थिंक दैट इन ए वाटर। तो और वाटर के अंदर होता है क्या है? हाइड्रोजन एटम। तो एमआरआई का पूरा प्रिंसिपल ही इसी हाइड्रोजन एटम की एक छोटे से पार्टिकल्स यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन के बिहेवियर पे डिपेंड्स करती है। हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो बेसिकली जो होता है वो एक छोटे मैग्नेट, मतलब सोचो एक छोटा सा मैग्नेट होता है। जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट का एक डायरेक्शन होता है, उसी तरह हाइड्रोजन प्रोटॉन के अंदर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम स्पिन कहते हैं। नॉर्मली बॉडी के अंदर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब कुछ इधर कुछ उधर डायरेक्शंस में होते हैं, इसलिए कोई स्पेशल सिग्नल्स नहीं मिलता है। लेकिन जब हम पेशेंट्स को एमआरआई मशीन के अंदर जाते हैं तो मशीन एक पावरफुल मैग्नेट्स इन हाइड्रोजन प्रोटॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में अरेंज कर देता है और फिर एमआरआई मशीन एक स्पेशल एनर्जी भेजती है जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स कहते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हाइड्रोजन प्रोटॉन को डिस्टर्ब करता है और उन्हें एनर्जी देता है। जब हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स बंद हो जाता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन आपस में अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसी रिलीज्ड एनर्जी को एमआरआई मशीन डिटेक्ट कर लेता है और कंप्यूटर की हेल्प से एक ब्यूटीफुल इमेज बना देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रोटॉन्स अलाइनमेंट्स, आरएफ एनर्जी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, प्रोटॉन एक्साइटेशंस, रिलैक्सेशन, सिग्नल जनरेशन और फॉर्म टू अ इमेज, यही है हमारे एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये पूरी एमआरआई हाइड्रोजन एटम पे काम करती है। हाइड्रोजन प्रोटॉन एमआरआई का बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होता है और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स से ये क्या करता है? सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि एमआरआई क्या है। इमेजिन करो कि हम आपके अंदर बिना ऑपरेशन किए देखना हो कोई प्रॉब्लम्स कहाँ है, तो हम कैसे पता करेंगे? इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेडिकल साइंस ने एक डिफरेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजी को बनाया है और जिसका एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है और एमआरआई है। तो आज हम एमआरआई के बारे में पढ़ेंगे। एमआरआई का पूरा फॉर्म नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन की हाई क्वालिटी और डिटेल इमेज को बनाते हैं। इसकी सबसे स्पेशल बात है कि एमआरआई में एक्सरे रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, बल्कि मैग्नेट्स और रेडिएशंस वेव का यूज़ होता है। तो एमआरआई जो है
वो एक एडवांस मेडिकल्स इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर की डिटेल और हाई रेवोल्यूशंस इमेज के स्ट्रक्चर की डिटेल और हाई रेवोल्यूशन इमेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एमआरआई एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इसका मतलब है कि इसमें बॉडी के अंदर कोई कट या सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल्स न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस पे होती है और जिससे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स की न्यूक्लियाई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो फ्रेगनेंसी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है और सिग्नल प्रोड्यूस करती है। ये सिग्नल्स कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होके एक डिटेल इमेज में कन्वर्ट करती है। एमआरआई में सीटी स्कैन एक्सरे की तरह आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ नहीं होता है। इसकी जगह पे एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से एमआरआई को रिपीटेड एग्जामिनेशंस के लिए सेफर इमेजिंग मॉडलिटी मानी जाती है। एमआरआई का सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है कि इसकी एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट है, जिससे कारण बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को बहुत क्लियरली शो करता है। इसका यूज़ ब्रेन, स्पाइनल स्कार्स, नर्व, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडम्स, ज्वाइंट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एब्डोमेन ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन की इमेज के लिए किया जाता है। एमआरआई जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में एमआरआई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशंस है और डीजनरेटिव डिजीज़ को डायग्नोस करने में एमआरआई बहुत हेल्पफुल होता है। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स में एक लिगामेंट्स इंजरीज, कार्टिलेज डैमेज, मसल टियर और जॉइंट्स एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करता है। कैंसर डायग्नोसिस में एमआरआई ट्यूमर्स की आइडेंटिफाई इमेज और उसके एक्सटेंट जानने, ट्रीटमेंट्स प्लानिंग और फॉलोअप के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड द एमआरआई। एमआरआई का मेन कंसेप्ट बॉडी में प्रेजेंट हाइड्रोजन प्रोटॉन के बिहेवियर के बेस पे होता है। ह्यूमन्स बॉडी का मेजर पार्ट्स वाटर और फैट से बना होता है और वाटर और फैट दोनों में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होती है। हर हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन के अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे स्पिन कहा जाता है। स्पिन की वजह से हाइड्रोजन प्रोटॉन के एक छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स और एक टीनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है। जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। जब हाइड्रोजन प्रोटॉन रेंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हैं तो इस रैंडम्स अरेंजमेंट की वजह से सभी प्रोटॉन के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जब पेशेंट्स की एमआरआई स्कैनर के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखा जाता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अलाइन होने लगते हैं। कुछ प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शंस में और कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं। इस अलाइनमेंट से एमआरआई सिग्नल जनरेशन का एक बेसिक स्टेप होता है। अब हम लोग रोल देखेंगे हाइड्रोजन प्रोटॉन इन द एमआरआई। देखो एमआरआई में हाइड्रोजन
एमआरआई में हाइड्रोजन प्रोटॉन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट्स एलिमेंट्स है। बॉडी के अंदर हर एक टिश्यू में वाटर और फैट की क्वालिटी डिफरेंट होती है, इसलिए हाइड्रोजन प्रोटॉन की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। ये डिफरेंस एमआरआई को डिफरेंट टिश्यू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब पेशेंट्स एमआरआई मशीन के अंदर जाता है तो स्ट्रॉन्ग्स मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन की एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अरेंज कर देती है। इस प्रोसेस को एक नेट मैग्नेटाइजर्स वेक्टर क्रिएट होती है। ये नेट मैग्नेटाइजर्स एमआरआई सिग्नल्स बनाने के लिए इसेंशियल होती है। हाइड्रोजन प्रोटॉन दोनों स्टेट्स में अलाइन होते हैं। एक पैरेलल अलाइनमेंट्स होता है और एक एंटी पैरेलल अलाइनमेंट्स होता है। तो पैरेलल अलाइनमेंट्स में इसमें हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन में मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं। ये लो एनर्जी और स्टेबल स्टेट्स होती है। एंटी पैरेलल अलाइनमेंट्स मतलब हाई एनर्जी स्टेट में इसमें प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के अपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं। यहाँ हाई एनर्जी और लेस स्टेबल स्टेज होते हैं। पैरेलल स्टेट में प्रोटॉन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और स्मॉल डिफरेंसेस ही एमआरआई इमेज इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या रोल होता है एमआरआई में? तो एमआरआई मशीन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में उसकी मैग्नेट होता है। ये स्ट्रॉन्ग्स और यूनिफॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड्स में V0 फील्ड्स कहा जाता है, जिसमें मेन फंक्शन हाइड्रोजन के प्रोटॉन को अलाइन करना होता है। एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम टेस्ला से मेज़र करते हैं। क्लिनिकल्स एम मशीन्स में कॉमनली 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला की होती है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी जनरली उतना ही बेटर सिग्नल मिलता है और उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आती है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, जब हाइड्रोजन प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाता है तब एमआरआई सिस्टम एक स्पेशल टाइप की एनर्जी सेंड करती है जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स कहते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हाइड्रोजन प्रोटॉन के एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड्स करती है और इसी एनर्जी के कारण प्रोटॉन अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट से ही हट जाता है और एक एक्साइटमेंट स्टेट में चला जाता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर सेंड की जाती है जिसे हम लार्मर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। बेसिकली जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड्स करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, टिश्यू के प्रॉपर्टीज़ को और हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी पर। अब हम देखेंगे रिलैक्सेशन प्रोसेस। जब हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स की बैंड बंद होने के बाद हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने लगते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान वो एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इस एनर्जी रिलीज़ प्रोसेस को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। हर एक टिश्यूज़ की रिलैक्सेशन टाइम अलग होती है और इसी डिफरेंस की वजह से एमआरआई इमेज में डिफरेंट टिश्यूज़ अपीयर अलग अलग होते हैं। अब आता है T1 रिलैक्सेशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। देखो T1 रिलैक्सेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन अपनी ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजिंग को रिकवर करता है और एनर्जी अपने सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं।
टिश्यू रिलैक्सेशन जिसको हम T2 को हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के नाम से जानते हैं और T2 रिलैक्सेशन को हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहा जाता है। इसमें एक्साइटेड प्रोटॉन अपनी सिनराइजेशन लूज कर देता है जिसके कारण एक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कम होने लगती है और T2 रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई में करने में हेल्प करता है, जैसे कहीं फ्लूइड्स एक्यूमुलेशन है, इन्फ्लामेशंस है, ट्यूमर है या फिर टिश्यूज़ इंजरीज दिखाता है। कैसे सिग्नल डिटेक्ट और इमेज इंफॉर्मेशन होती है। रिलैक्सेशन प्रोसेस के टाइम हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स रिलीज़ करता है। एमआरआई स्कैनर में प्रेजेंट रिसीवर्स कॉइल इन सिग्नल को डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल डाटा में कन्वर्ट होती है, कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है और मैथमेटिक मैग्नेटिक जैसे एक फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इमेज में कन्वर्ट्स की जाती है। ये डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन की क्वालिटी क्या है, T1 रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, T2 रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, टिश्यू कंपोजिशन क्या है, इमेजिंग पैरामीटर पे। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स कंटेंट इन द एमआरआई। देखो, जब एमआरआई इमेजिंग्स में वाटर कंटेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट बॉडी टिश्यू में वाटर की क्वांटिटी डिफरेंट होती है जिसकी वजह से उनका एमआरआई सिग्नल भी डिफरेंट होता है। जैसे ब्रेन टिश्यू और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। मसल्स टिश्यू में फैट के कंपैरिजन्स में ज़्यादा वाटर होता है, मतलब फैट के कंपैरिजन्स में ज़्यादा वाटर होता है। ट्यूमर और इन्फ्लामेशंस वाले एरियाज़ में वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो जाती है और इसी डिफरेंस से एमआरआई नॉर्मल्स और एबनॉर्मल के डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हु वॉज डिस्कवर्ड एमआरआई। एमआरआई को किसने डिस्कवर्ड किया था। देखो, एमआरआई की कहानी 1938 में शुरू हुई। इसी साल एक फिज़िक्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इसिडोर इज़िक्स रॉबी ने डिस्कवर किया। जब किसी एटम्स के न्यूक्लियस को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था तो उस पर रेडियो वेव अप्लाई की जाती थी, तो न्यूक्लियस उस वेव को एब्जॉर्ब करके लेता था और इसी फेनामेनन को उन्होंने न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस नाम दिया। ये डिस्कवरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसी प्रिंसिपल्स पे आगे चल के एमआरआई डेवलप हुई और जो उनकी कंट्रीब्यूशंस था उनके लिए रॉबी को 1944 में नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में मिला था। कुछ समय के बाद 1946 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेक्सिस ब्लॉच और एडवर्ड्स मिल्स पर्सेल्स ने इंडिपेंडेंटली एनएमआर को सॉलिड, एनएम मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को सॉलिड और लिक्विड में क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रूफ किया कि हाइड्रोजन एटम्स मैग्नेटिक फील्ड्स में मेजरेबल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है और ये डिस्कवरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसी से साइंटिस्ट को समझ आया कि लिविंग टिश्यू में भी हाइड्रोजन एटम्स के सिग्नल्स डिटेक्ट किया जा सकता है। इस आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए ब्लॉच और पार्सेल्स को 1952 में नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया। अब 1971, ठीक है, 1971 के शुरुआत में
जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस थे, मतलब जो NMR था, वो सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स लेबोरेटरी में होता था। लेकिन 1971 में रेमंड्स डैमडियन ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि नॉर्मल टिश्यूज़ और कैंसर टिश्यूज़ के NMR सिग्नल्स अलग अलग होते हैं। मतलब डिजीज़ टिश्यू की हेल्दी टिश्यू और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस डिस्कवरी मेडिकल इमेजिंग की फाइंड में एक रिवोल्यूशन थी, क्योंकि पहली बार कोई साइंटिस्ट ने सोचा कि NMR का यूज़ ह्यूमन्स बॉडी के डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। 1973 में पाउल स्लूटेबर्ग ने MRI को डेवलप में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स का यूज़ करके पहली बार NMR सिग्नल से एक इमेज बनाई। इस टेक्निक्स की वजह से सिर्फ सिग्नल ही नहीं बल्कि बॉडी के अलग अलग पार्ट की लोकेशन भी आइडेंटिफाई की जा सकी। इस डिस्कवरी ने MRI इमेजिंग फाउंडेशन को स्टेबलाइज्ड किया। इसके बाद पीटर मैन्सफील्ड ने MRI टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया। उन्होंने एक मैथमेटिक्स टेक्निक और फास्टिंग स्कैनिंग मेथड्स को डेवलप किया, जिसमें MRI इमेज बहुत कम समय में बनाई गई। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होता तो MRI कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। आज तो मॉडर्न फास्ट MRI स्कैनर बहुत देखे हैं, उनमें मैन्सफील्ड के रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट ह्यूमन MRI जो है वो 1977 में रेमंड्स डैमडियन और उनकी टीम ने पहली बार ह्यूमन MRI स्कैनर डेवलप की, जिसका नाम उन्होंने इंडोमिटेबल्स था। ये मशीन की हेल्प से पहली बार एक बॉडी का MRI स्कैन सक्सेसफुली किया गया। इस अचीवमेंट्स ने प्रूफ किया कि MRI को क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर नोबेल प्राइज़ 2003 में MRI इमेजिंग प्रैक्टिकल और क्लिनिकल यूज़फुल बनाने के लिए पाउल स्लूटेबर्ग और पीटर मैनफील्ड को 2023 में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया। ये नोबेल प्राइज़ MRI टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में दिया गया। हालांकि रेमंड्स डैमडियन की कंट्रीब्यूशंस को बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जिस पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने काफ़ी डिस्कशन भी की। तो बेसिकली 1938 में इसिडोर रॉबिन ने न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस को डेवलप किया। 1946 में फ्लेक्सी ब्लॉज और एडवर्ड पार्सेस ने NMR को सॉलिड और लिक्विड में डेमोन्स्ट्रेट किया। 1971 में रेमंड्स डैमडियन ने कैंसर और नॉर्मल सेल्स पे MRI सिग्नल्स के डिफरेंसेस बताए। 1973 में पाउल स्लूटेबर्ग पहली बार MRI इमेज डेवलप की। 1977 में पीटर मैन्सफील्ड ने फास्ट MRI स्कैनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की और 1977 में रेमंड्स डैमडियन ने पहली बार ह्यूमन्स MRI स्कैनर बनाया और 2003 में पाउल स्लूटेबर्ग और पीटर मैन्सफील्ड को नोबेल प्राइज़ मिला। इस तरह MRI की डिस्कवरी किसी एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि साइंटिस्ट की कंटिन्यूअस रिसर्च का रिज़ल्ट था। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल हम लोग इसके MRI के बारे में कुछ और टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम लोग कल पढ़ते हैं नया टॉपिक।